बेटा आप किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो आपका पोटेंशियल शेयर होल्डर है, आपको लगता है कि शायद ये शेयर मुझसे बाय कर लेगा, और आप उसको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसका नाम एसेट रजिस्टर में डाल के उसको शो करते कि देखो मेरे आपका नाम डाला हुआ है, अब आप मुझे पैसे दे दो। जी असामुद्दीन, अभी क्लियर है? ऐसा तब होता है जब आप सर्टन होते हैं कि वो ये शेयर्स क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। असामुद्दीन, बेटा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। आपका मेंबर्स रजिस्टर्ड है, एक वो बंदा जिसने मेमोरेंडम में साइन किया हुआ है, तो वो तो क्या हुआ, मेंबरशिप में आएगा। दूसरा वो बंदा जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और उसके शेयर्स अप्रूव हो चुके हैं, तो वो भी मेंबर रजिस्टर में आएगा। पहले हम मेंबर रजिस्टर लिखते हैं, फिर उनको शेयर्स देते हैं। थर्ड, ऐसा बंदा जो पोटेंशियल शेयर होल्डर है और आप 100% श्योर है कि ये मुझसे ये शेयर्स खरीदेगा, तो आपने उसका नाम पहला डाल दिया, रजिस्ट्रेशन या मेंबर रजिस्टर्ड में उसका नाम आ चुका है, और अब आप उसे कहते हैं कि अब आप हमें पे कर दो। तौसीफ, असामुद्दीन, अभी क्लियर है? और चौथा वो बंदा मेंबरशिप रजिस्टर्ड में आता है जो कि किसी का रिप्रेजेंटेटिव हो। होपफुली अभी सबको ये क्लियर हो गया। सही है, अब आगे चलते हैं। इसे 8 केसेस है कि आपका नाम रजिस्टर से या मेंबर का नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाता है। पहला, देर
जो प्रॉब्लम है वो बताता चलूं। क्योंकि एसएमसी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ 1 मेंबर, सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लें कि मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स होते हैं। अगर बात आती है कंपनी फॉर्मेशन की तो 1 मेंबर ठीक है, लेकिन अगर बात आती है सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट की तो फिर वहां पे 1 मेंबर नहीं होता बल्कि 2 मेंबर्स होते हैं। सही है बच्चे? आपके कोर्स में सिंगल मेंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप कितना लिखेंगे? मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स। Where a company has sole member, the following rules apply. अगर कोई एक मेंबर है कंपनी में तो फिर ये रूल्स अप्लाई होंगे। इसका मतलब है इन्होंने एसएमसी को भी इसमें शामिल कर दिया है। तो चूंकि ये आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन चूंकि कोई क्वेश्चन आया होगा तो हमने क्या किया है, ये चीजें आप ऐसे लिख लो कि 1 मेंबर अगर है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं, एसएमसी कहते हैं। ये अपने पास लिख लो, सिंगल मेंबर कंपनी। तो अगर ये सिचुएशन है कि सिंगल मेंबर कंपनी है तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में जो कोरम बनेगा वो कितने का बनेगा? 1 का बनेगा। द रजिस्टर ऑफ मेंबर मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट दैट ओनली 1 मेंबर कैन गिव देयर एड्रेस। आप ऐसे लिखोगे। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो हमने ये चीज इसमें डाली हुई है कि आप 1 मेंबर लिखें। आपके सिलेबस में नहीं है 1 मेंबर, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए कि आप कंपनी कितने मेंबर से बना सकते हैं तो आप वहां पे लिख ले के 1। अब यही वो प्रॉब्लम है कि एडवांस लॉ यहाँ पर है नहीं, तो इन्होंने कोशिश की है कि इस किस्म की छोटी छोटी चीजों को भी यहाँ पे कवर कर ले। तो आप 1 मेंबर लिखेंगे, और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखोगे कि दिस रजिस्टर contains the details of only 1 member। और फिर वही डिटेल होगी जो मैंने यहाँ आपको लिखवाई है कि नेम, फादर नेम, एड्रेस, बिजनेस या ऑक्यूपेशन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और साइन। यहां तक क्लियर है? ठीक है। कोरम, व्हाट डू यू मीन बाय कोरम? कोरम कहते हैं, कोरम कहते हैं काबीना को। आप ऐसे कंसिडर कर लो कि काबीना कितने लोगों पर होगा? एक ही बंदे का। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कोरम का लफ्जी मतलब क्या है। कोरम का मतलब ये है कि मीटिंग में मिनिमम लोग कितने होंगे। कोरम मीन्स मिनिमम अटेंडेंस। मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आपके 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। अगर सिर्फ 10 स्टूडेंट्स आए तो क्या मैं क्लास लूंगा?
जी बच्चे, 40 में से सिर्फ 10 लोग आए तो क्या मैं क्लास लूंगा? ये डिपेंड करता है किस चीज पर, थ्रेशोल्ड पर। तो थ्रेशोल्ड ये है कि अगर मैं गुस्से में हुआ तो शायद मैं क्लास ले लूं, जानबूझ कर ले लूं। लेकिन नॉर्मली 40 में से 10 लोग इतने कम हैं कि मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों का हर्ज हो, मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग की पढ़ाई जाया हो। तो शायद मैं आपको ये कह दूं कि बेटा कल सबको कहें कि क्लास में आए, ताकि मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। जी बेटा, ऐसा ही होगा ना? तो ये कोरम कहलाता है। कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट should be present in the meeting. The act automatically permit a quorum of one for general meetings. क्योंकि एक ही बंदा है जनरल मीटिंग में, तो वही आपके लिए क्या बन गया? कोरम बन गया। अगला, नेचर ऑफ शेयर एंड कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? A unit of ownership, interest in the corporation. The share is a form of personal property carrying rights and obligation by it is by nature transferable. आप कहते हैं कि व्हाट डू मीन बाय शेयर? शेयर का लफ्जी मतलब है हिस्सा। जिस तरह यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, द यूनिट ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप या हिस्सा कितना है, इंटरेस्ट इन दी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन में इसका इंटरेस्ट कितना है, इसका हिस्सा कितना है, ये क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। A share is a form of personal property carrying rights and obligation. It is by nature transferable. शेयर आपके पास है तो आपके राइट्स भी है और आपके ऑब्लिगेशंस भी है। और फिर आखिर में क्या लिखा हुआ है? इट इज ट्रांसफरेबल। और आप क्या कर सकते हैं? इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। डिफाइंड, a share is an interest of the shareholder in the company measured by the sum of money for the purpose of liability in the first place and the interest in the second. जो आप शेयर देखते हैं, तो ये बेटा आप लोग मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो जी ऑब्लिगेशन, पहले हम लोग ये पढ़ तो लें कि क्या क्या चीजें। तो असल में जब आपको शेयर दे दिया जाता है तो इससे दो चीजें, नंबर वन आपसे पैसे लिए जाते, फाइनेंस, एंड सेकंड आपको राइट्स दिए जाते। तो लिखा क्या है कि by the sum of money for the purpose of liability in the first, जब आपसे पैसे ले लिए तो कम से कम कंपनी की लाइबिलिटी बनती है कि कम से कम ये पैसे आपको वापस रिटर्न करे। ऐसा ही है ना? जब मैं सरमाया लगाता हूं, लिखता हूं कैपिटल, कैपिटल बाय नेचर क्या है? क्रेडिट है। हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल क्या चीज है? बिजनेस की लायबिलिटी ओनर की तरफ। एंड सेकेंड राइट्स, राइट्स मीन्स वोटिंग राइट्स, कि आप वोटिंग राइट्स भी क्या हो जाते हैं?
मिल जाते। पेबल इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, आपका राइट है कि जब भी लिक्विडेशन होगा जो बाकी रहेगा वो आपको दे दिया जाएगा। एंड ऑफ इंटरेस्ट इन द सेकंड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल रिटर्न। और सेकंड क्या चीज है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन दी कंपनी। इंटरेस्ट इन दी कंपनी का मतलब ये है कि आपका जो राइट है डिविडेंड का मिलना, आपका जो राइट है कैपिटल रिटर्न को वापस करना, ये शेयर कैपिटल से होता है। बट आल्सो कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ म्यूचुअल कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब rights and obligations entered by all shareholder among them, that is regarding voting, constitution, majority control and minority protection। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि आपको राइट्स एंड ओब्लिगेशंस दोनों मिलते हैं। कैसे? नंबर वन, वोटिंग राइट्स, राइट्स है। सेकेंड, मेजॉरिटी कंट्रोल, राइट्स है। थर्ड, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। अब ये क्या चीज है? ऑब्लिगेशन। जिसके पास मेजॉरिटी होती है ये उसका ऑब्लिगेशन है, जो माइनॉरिटी है ये उसका राइट है। तो मींस राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों ट्रांसफर होती है। असामुद्दीन अभी क्लियर हो गए? ठीक है। Being all shareholder does entitle to the process of equal distribution of any profit if any are declared in the form of dividends। अगर कोई भी चीज डिविडेंड्स में मिलती है तो तमाम शेयर होल्डर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। व्हाट इट मींस, आप लिखोगे डिविडेंड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो डिविडेंड पर शेयर क्या होगा डिफाइन हो जाएगा। अब जिसके पास 10 शेयर हुए तो उसको 10 का डिविडेंड मिलेगा, जिसके पास 100 शेयर हुए उसको 100 के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन पर शेयर क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है? इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सबको एक पैसे मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि पर शेयर एक ही तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जिनके पास ज्यादा शेयर हुए उनको ज्यादा मिलेगा, जिनके पास कम शेयर हुए उनको कम रिसीव होगा। The two main types of shares are common shares and preference shares। दो तरह के शेयर कैपिटल, एक को कॉमन कहते हैं और दूसरे को हम लोग प्रेफरेंस कहते हैं। नॉमिनल वैल्यू क्या चीज है? आपने जैसे कि पढ़ा है F3 में कि यहां पे एक फेस वैल्यू होती है, ये नॉमिनल वैल्यू कहलाती है। फेस वैल्यू, नो शेयर कैन बी सोल्ड बिलो नॉर्मल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है कि आप कोई भी शेयर फेस वैल्यू से कम कीमत का नहीं बेच सकते। आप फेस वैल्यू से शेयर कम कीमत का नहीं बेच सकते। Information about the special rights attached to the shares is obtainable from one of the following documents। बेटा नहीं हो सकता, आप क्यों किसी को थर्ड पार्टी पे भी लो करेंगे? देखिए दो चीजें,
अगर मार्केट वैल्यू बिलो हो जाए फ्रॉम फेस वैल्यू, तो रजिस्ट्रार उस कंपनी को क्या कर देता है, लिक्विडेट कर देता है। वजह ये है कि अगर आपने यहां पे $10 लिखा है तो कम से कम $10 का ट्रस्ट तो आप पर बिल्ड होना चाहिए ना। अगर किसी का ट्रस्ट ही आप पर नहीं है, वो आपको कहते हैं $10 का है मुझे 8 का दे दो, तो इसका मतलब है लोगों का ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ। इसीलिए मार्केट वैल्यू बिलो फेस वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि फादर अपने चाइल्ड को क्या करे, ये शेयर्स फ्री में दे दे या बिलो मार्केट वैल्यू बिलो फेस वैल्यू दे दे, ये मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो जाए। तो सिर्फ information about any special rights attached to shares is obtainable from one of the following documents. समीर बेटा स्टेटमेंट गलत नहीं है। नो शेयर कैन बी सोल्ड बिलो नॉर्मल। सोल्ड का मतलब यहां पे क्या है, मार्केट वैल्यू। इवन अगर फादर चाइल्ड को फ्री में भी शेयर्स देता है, फिर भी हम क्या लिखते हैं, डीम्ड कॉस्ट लिखते हैं, और वो कितना होता है, जो फादर की कॉस्ट है। डीम्ड का मतलब हमारे ख्याल में ये इतने का खरीदा है, हालांकि उसने फ्री में खरीदा होता है। जी समीर। समीर बेटा बताइएगा। बेटा अगर कंपनी बहुत भी बुरा परफॉर्म करे, 10 से नीचे, फेस वैल्यू से नीचे नहीं आ सकता। फेस वैल्यू से नीचे आएगा, रजिस्ट्रार उनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी है, इसलिए लोग आप पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। तो इसलिए ये कंपनी क्या करो, खत्म कर दो। अभी क्लियर है? क्योंकि कंपनी में लोगों के पैसे होते हैं शेयर होल्डर के पास, तो रजिस्ट्रार का काम है लोगों के पैसे बचाए। Information about any special right attached to share is obtainable from one of the following documents. The article में लिखा होता है कि शेयर के पास कोई स्पेशल राइट्स है या सारे के सारे एक जैसे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर शेयर आ जाए कौन से, जैसे कि आपको पता है कि सलमान तासीर की एग्जांपल दी थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीटो पावर रखते हैं। तो वो आर्टिकल में लिखा होता है कि फलाना फलाने बंदे के पास वीटो पावर है, उनके शेयर्स चेंज है, बाकियों के शेयर्स चेंज है, तो वो आर्टिकल में लिखा होता है। A resolution or agreement relating to creation of new class of shares, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक नई क्लास बना दें। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में वो लोग हैं जो कि इनिशियल फॉर्मेशन के टाइम आएंगे, और कैटेगरी बी में अदर है। तो ये कर सकते हैं कि इनका जो क्लास ऑफ शेयर है वो 1 शेयर इज इक्वल टू 5 वोटिंग राइट्स।
जबकि इनके 1 शेयर की वोटिंग राइट कितनी है, 1 वोटिंग राइट। ये मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रार को बताना होगा कि हमने शेयर कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी ए के शेयर और कैटेगरी बी के शेयर। A statement of capital given to registrar within 1 month of allotment together with the return of allotment। आप क्या करेंगे, विद इन 1 मंथ फॉर्म ए बनाएंगे। फॉर्म ए में ये लिखा होता है कि हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, उनके नेम क्या है, उनका फादर नेम क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन कितनी है, उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स कितने ले लिए हैं, और डेट ऑफ अलॉटमेंट कौन सी है। ये सारा आपने क्या करना होगा, ये प्रोफार्मा, ये क्या कहलाता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न कहते हैं प्रोफार्मा को। जी बच्चे, यहां तक क्लियर है। तो कैपिटल की स्टेटमेंट और 1 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को क्या प्रोवाइड करना है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट प्रोवाइड करना है, प्रोफार्मा ऑफ अलॉटमेंट प्रोवाइड करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बेटा कमेंट करेंगे तो हम आगे जाएंगे। सही है। टाइप ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड लोन कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? कैपिटल को पढ़ते हैं। कैपिटल कैन मीन मेनी थिंग्स। Its specific definition depends on the context in which it is used. In general, it refers to financial resources available for use। इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। फॉर यूज। इसीलिए 2 तरह के होते हैं, शेयर कैपिटल और लोन कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स a company can issue। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू कर सकती है, जिसको मेमोरेंडम में लिखा होता है, ये क्या कहलाता है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहलाता है। The maximum amount of capital which the company is authorized to raise from public by the issue of share is known as authorized share capital। Under 2006 Act, the concept of authorized share capital was removed। खत्म हो गया था ये कॉन्सेप्ट 2006 एक्ट में। Issued and allotted share capital। Issued and allotted share capital is the type, class, number or amount of share issued and allotted to specific shareholder, including shares of formation by subscriber of memorandum। इश्यूड एंड अलॉटेड शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि हमने इनमें से कितने शेयर्स इशू कर दिए,
फॉर एग्जाम्पल अभी तक मैंने 1000 शेयर्स लोगों को इशू कर दिए हैं। तो सिर्फ बेटा ये क्यों खत्म हुआ था वो एक और लंबी, आप कह सकते हैं एक लंबा टॉपिक है। मैं सिर्फ ये कंसिडर कर दूं कि यूके लॉ हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यूके लॉ ये समझती है कि जब भी तुम्हें शेयर्स की जरूरत पड़ती है पहले रजिस्ट्रार से रुजू करो। रजिस्ट्रार अलाउ करेगा तो तुम और शेयर इशू कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऑथोराइज का जो कॉन्सेप्ट है वो ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो टाइप ऑफ शेयर्स, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा क्लास है, नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर इशू, कितने नंबर शेयर इशू किए, उसका अमाउंट कितना है शेयर होल्डर्स को, जिसपे शुरू से लेकर अभी तक जितने भी हमने शेयर इशू किए सारे आ जाते हैं, जिसमें मेमोरेंडम वाले भी आ जाते हैं जो फॉर्मेशन के टाइप शेयर लेते हैं, इनमें और लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने शेयर बाद में खरीदे होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन शेयर इशूड एंड अलॉटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ इंपॉर्टेंट लिख ले क्योंकि ये पेपर में बार बार आता है। Allotted means when the application of shares approved unconditionally and the person has now the right to be entered into register of member. However, if director impose some condition like payment, then in that case, upon fulfillment of the condition, share is considered to be allotted. एक बंदे ने एप्लीकेशन दिया था कि मुझे 10,000 शेयर चाहिए, आपने अप्रूव कर लिया है, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा हम शेयर अलॉट नहीं करते, तो फिर तो वो पेमेंट करता है। वरना अगर कोई कंडीशन नहीं है, जब उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो शेयर तो उसको अलॉट कर दिए जाते हैं। इशू इज नॉट ए लीगल टर्म and shares are generally considered issue when allotee receive the letter of certificate of allotment. जब आप सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट मेंबर को बेच देते हैं, उसी वक्त हम कंसिडर करते हैं कि ये क्या हो चुका है, अलॉट हो चुका है और इशू भी हो चुका है। तो इशू कोई टर्म नहीं है, लीगल टर्म। ये डिपेंड करता है किस चीज पर, सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट। आपने सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट कर दिया तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये क्या हो चुका है, ये इशू हो चुका है। Called up and paid up share capital. Called up share capital is the amount which the company has required shareholder to pay now and in future of the share issue, whereas paid up share capital is the amount of shareholders have actually paid shares issued and called up. एक एग्जाम्पल के तौर पर लेट सपोज 100 शेयर्स हैं, इनमें से 50 पे कर दिए और 50 अलॉटेड है बट नॉट पेड। ठीक है मेरे बच्चे, अलॉटेड का मतलब ये है कि जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट मिल जाती है कि आपने जो 10,000 का शेयर का जो बताया था, रिक्वेस्ट की थी, वो अप्रूव हो चुकी है, ये अलॉटमेंट कहलाता है। प्लॉट की अलॉटमेंट क्या होती है, ये उसी तरह से ही है। बेटा आपको फिर से बताता चलूं, अलॉटमेंट का मतलब सर्टिफिकेट है। ठीक है, अलॉटमेंट का मतलब कि आपने रजिस्टर में नाम लिख लिया एक बंदे का। अब अगर कंडीशन है तो जाहिर है आपने नाम नहीं लिखा होगा, अलॉटमेंट नहीं हुई होगी।
और अगर कंडीशन पूरी कर दी जाती है तब आप अलॉटमेंट कर दें। जब कोई कंडीशन नहीं है तो जब आपने उसका लेटर अप्रूव कर दिया है, इन अदर वर्ड्स अलॉटमेंट हो गई है। जी तौसीफ अभी क्लियर है? अच्छा जी, तो अब 100 शेयर है, इस 100 में से 50 तो हमें रिसीव हो गए, 50 रिसीव नहीं हुए। लिखा है इज द अमाउंट द कंपनी हैज रिक्वायर्ड शेयर होल्डर टू पे। 50 तो पेड अप है और 50 कॉल्ड अप है। ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल वो शेयर होते हैं जिनके पैसे रिसीव होते हैं, और कॉल्ड अप शेयर कैपिटल वो पैसे होते हैं जिनके पैसे रिसीव अभी नहीं होते। अच्छा, अकाउंटिंग का कॉल्ड अप और यहाँ लॉ के कॉल्ड अप में फर्क है। अकाउंटिंग में हमने कॉल्ड अप पढ़ा था क्या, द शेयर्स amount received and shares amount to be received। इन अदर वर्ड्स टोटल अलॉटमेंट को हमने क्या लिखा था, हम लोगों ने कॉल्ड अप लिखा था, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया। तो बच्चे का सिखाओ का ये जमा बटोर बड़ा सही है। हाँ, तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी। अब यहाँ लॉ की डेफिनेशन चेंज है कि व्हाट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, वो पैसे जो शेयर होल्डर ने नहीं दिए वो क्या कहलाता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहलाता है। पेड अप इज द अमाउंट विच शेयर होल्डर हैव एक्चुअली पेड ऑन द शेयर्स इशूड एंड कॉल्ड अप। जितने पैसे उसने रियल में हमें दे दिए वो क्या कहलाता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहलाता है। Unpaid share capital is unpaid of the total called value. This debt is transferred to the transferee of the share. अब कोई अमाउंट आपने पे नहीं किया जो अनपेड कैपिटल भी कहलाता है। ये क्या होता है, ये डेट्स टू बी ट्रांसफर टू दी ट्रांसफरी ऑफ द इशू। मतलब क्या है, जिसके नाम पर हमने ये शेयर अलॉट किए हुए हैं ये उनकी लायबिलिटी है। इन अदर वर्ड कंपनी के लिए ये क्या चीज है, रिसीवेबल है। कंपनी किसी भी वक्त आपको कह सकती है, कंपनी किसी भी वक्त आपको कह सकती है कि ये पैसे हमें दे दो। मेरे बच्चे यहाँ पे अब आप इसको ऐसे कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज 100 शेयर है। मिस्टर ए कहता ये है कि 50 शेयर्स को तो मैं फुल पे करता हूं और 50 शेयर्स को मैं पार्टली पे कर देता हूं या आहिस्ता आहिस्ता पे करूंगा। ठीक है, ये तो फुली पे कर दिया, ये तो पेड अप कहलाता है, ये कॉल्ड अप कहलाता है। अब इसमें से ये क्या करता है, किस्तों में पैसे देता है, तो से उसने 20% पे कर दिया है
और 80% अभी भी रहता है इनका। ये फिर भी ये सारे का सारा कॉल्ड अप है, जिसमें से ये वाला अमाउंट क्या कहलाता है, अनपेड कैपिटल कहलाता है। उबैद अभी बताएं, अभी क्लियर हुआ है? जी बेटा, कोई और बंदा? किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। सही है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनपेड, अनपेड का मतलब वो जो ट्रांसफर ऑफ डेट है वो अभी भी किसका है, ट्रांसफरी के पास है। मतलब हर वो बंदा जो के पैसे उसने पे नहीं किए वो उसका अनपेड कैपिटल कहलाता है। एक काम करें, ये अगले दो लाइंस पढ़ लें जरा। मैं ये ले लेना, ये ले लेना। दादा से स्लिप जमा तो पैसे जमा तो ठीक है। 40 मत रूल व्हाट्सएप। Uncalled is the amount not yet asked by the company to shareholder to pay. वो पैसे जो अभी तक कंपनी ने नहीं कहा कि आप हमें पे कर दो, ये क्या कहलाता है, अनकॉल्ड कहलाता है। The price investor is willing to pay to the share capital of public company. It reflects the company's worth and future prospect. आपको जैसे कि मैंने कहा, मैं अगर कोई चीज 10 रुपए का खरीदता हूं तो तब जब मेरी एक्सपेक्टेशन है यूबीएल की जमा, जब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कम अज कम हमें कितने पैसे दे सकता है, 10 रुपीज दे सकता है, मेरा इतना ट्रस्ट डेवलप हो गया है, तो तब मैं क्या करूंगा, इसको 10 रुपए का दूंगा। लेकिन अगर मेरा ट्रस्ट 2 रुपए का है और इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए की है, तो रजिस्ट्रार कहते हैं भाई आप पर तो कोई यकीन ही नहीं करता, इसलिए ये कंपनी खत्म कर दो, वाइंड अप कर लो। उबैद अभी क्लियर है? मेरे बच्चे, वो पैसे जो आपसे अभी तक कंपनी ने नहीं मांगे वो अनकॉल्ड कहलाता है। ये तो बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है कि वो पैसे जो अभी तक कंपनी ने शेयर होल्डर से नहीं मांगे वो क्या कहलाता है, अनकॉल्ड कहलाता है। अनपेड और अनकॉल्ड में फर्क है। देखो आपने, अनपेड का मतलब टोटल अमाउंट जो अनपेड है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी आपसे वक्फे वक्फे से कहे कि इसमें से थोड़ा थोड़ा करके दे दिया करो। जो के कर, वो जो पे करते हैं वो पेड में जाता है, और जो पे नहीं होता वो अनकॉल्ड कहलाता है। तो इधर अनपेड और अनकॉल्ड एक है। लोन कैपिटल, लोन कैपिटल comprises debentures and other long-term loans to the business from banks, institutions, and individuals.
It is term used to describe borrowed money, usually by the issue of debentures. It has nothing to do with shares. इसका जो लोन कैपिटल है, कैपिटल का लफ्जी मतलब क्या है? फाइनेंस अरेंजमेंट करना। तो लोन के थ्रू जो आप फाइनेंस अरेंजमेंट करते हैं, ये क्या कहलाता है? लोन कैपिटल कहलाता है। ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन से लिए होते हैं, और ये डिबेंचर्स भी कहलाते हैं। मनी रिक्वायर्ड टू रन बिजनेस विच इज रेज फ्रॉम लोन रादर देन शेयर, इसको हम लोन कैपिटल कहते हैं। सही है। टाइप्स ऑफ शेयर्स। Ordinary shares are shares which entitle shareholder shares remaining divisible profit। शेयर टू रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? आप सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हो, प्रॉफिट से प्रेफरेंस माइनस करते हो, जो बाकी रह जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पढ़ा था आपने ना जी बेटा? ये आपने पढ़ा था। तौसीफ, उबैद, मरियम, मारोश, बेटा ये आपने पढ़ा था, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ईपीएस कहते हैं। पढ़ा था ना? तो इस प्रॉफिट की बात कर रहा है। ये जो प्रॉफिट है, इसमें शेयर्स का होना, ये क्या कहलाता है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहलाता है। कि प्रॉफिट में हिस्सा, शेयर का लफ्जी मतलब है हिस्सा, तो डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा। आफ्टर प्रायर इंटरेस्ट, जिसमें बाकी चीजें माइनस की जाती है, क्रेडिटर्स माइनस किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स माइनस किए जाते हैं। जब सारे माइनस करने के बाद रिमेनिंग रह जाता है, उसको नंबर ऑफ कैपिटल पे डिवाइड करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल is the company issued share capital less capital which carries preferential rights, that is preferences shares। तमाम शेयर से प्रेफरेंस शेयर माइनस कर दोगे तो बाकी क्या रह जाएगा? ऑर्डिनरी शेयर रह जाएंगे। तो इन्होंने ये नहीं लिखा कि व्हाट इज इक्विटी, उसने ऐसे लिखा है कि तमाम शेयर से जब प्रेफरेंस माइनस कर दोगे तो बाकी क्या रह जाएगा? इक्विटी शेयर रह जाएंगे। थोड़ा सा ये समहाउ माउस सेंसिटिव है। क्लास राइट्स। क्लास मींस हम डिफरेंट शेयर होल्डर्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्लास राइट्स कहलाते हैं। पढ़ते हैं जरा, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास राइट्स? Class rights are the rights which are attached to particular type of company constitution। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स को डिफरेंट क्लासेस क्या करते हैं? देते हैं। ये क्या कहलाता है? क्लास राइट्स कहलाते हैं। The company may attach special rights to different shares regarding the following: dividends, return of capital, voting, the right to appoint or remove a director।
4 चीजें स्पेशल राइट्स, कैसे डिविडेंड्स किसको देना है, रिटर्न ऑफ कैपिटल किसको देना है, वोटिंग राइट्स कितने होंगे, द राइट टू अपॉइंट और रिमूव डायरेक्टर। मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज मैंने आपको कहा था कि 2 कैटेगरी के शेयर है, ए एंड बी। ऐसा हो सकता है कि दोनों के वोटिंग राइट्स इक्वल हो, लेकिन फिर लिखा हुआ है अगर डायरेक्टर अपॉइंट या रिमूव करना है तो ये किसका काम होगा, ए क्लास का काम होगा, बी क्लास शेयर्स का काम नहीं होगा। ऐसा कहां पे आपने लिखा है, ऐसा आपने आर्टिकल में लिखा हुआ है। जी ये बात क्लियर हो गई है। तो वो क्लास राइट्स में आ गए कि उनको कुछ स्पेशल राइट्स दे दिए, डिविडेंड्स में, रिटर्न ऑफ कैपिटल में कि कैपिटल उनको वापस करेंगे या नहीं करेंगे, या आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट उनको वापस करना है या नहीं करना, ये रिटर्न ऑफ कैपिटल कहलाता है। ठीक है। वोटिंग राइट्स किसी के ज्यादा कम हो सकते हैं, या वो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में या अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर में डिफरेंट शेयर होल्डिंग, या आप कह सकते हैं वोटिंग राइट्स रखते हैं। How a class is formed, share carrying identical rights are grouped together to form a class. There are two most common classes of share with respect of rights, ordinary and preference. Companies are free to create new classes. कंपनी के लिए ये फ्री है, वो क्या कर सकते हैं, नए क्लासेस किसी भी वक्त क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपने हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। शेयर कैरिंग आइडेंटिकल राइट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म क्लास। तो प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स कैरिंग वन और मोर राइट्स सच एज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल क्लेम टू एनी प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है कि जब भी आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर्स को आप शेयर्स या आप डिविडेंड्स देंगे या इंटरेस्ट देंगे, और बाकी आप क्या करेंगे, अगर कुछ रिमेनिंग प्रॉफिट है तो फिर आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को पे करेंगे। ये बच्चे ये क्लियर है। सही है। शेयर्स which entitles the holder to fixed dividend whose payment takes priority। जी बेटा हमेशा से बेटा होता ये कि डेट्स और प्रेफरेंस में फर्क है। नंबर 1 आप अपने तमाम डेट्स पे करेंगे, कंपनी अपने तमाम डेट्स पे करती है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया जाता है, और उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को पे किया जाता है। कि पेमेंट टेक्स प्रायोरिटी ओवर द ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड। हमेशा से प्रायोरिटी हो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पर, तो ये क्या कहलाता है, प्रेफरेंस शेयर्स कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल में। जी बेटा आपके कमेंट्स लूंगा। ये हम कल पढ़ेंगे बेटा, आसाम ये कल पढ़ेंगे कि वोटिंग राइट्स कैसे दिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ना दिए जाए, कभी दे दिए जाते हैं कभी नहीं दिए जाते, डिपेंड करता है, ये हम कल पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं है तो क्लोज कर दे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।